नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता का मंत्र दिया, बोले मिलकर काम करें, बीजेपी की हार तय। अखिलेश यादव बोले बंगाल जैसा हुआ तो यूपी में आखिरी चुनाव होगा। कोलकाता आग में 4000 ईवीएम खाक, साजिश की आशंका, अब जांच शुरू। महंगाई ने पकड़ी रफ्तार, आरबीआई लक्ष्य के करीब पहुंची, मई में बढ़ी महंगाई। अमेरिका ईरान डील करीब, युद्ध टलने की उम्मीद बढ़ी, ईरान बोला समझौता अब करीब। 8 जून को इंडिया गठबंधन में दिए गए भाषण को अब राहुल गांधी ने साझा किया है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने कहा कि कुछ दलों से हमारे राजनीतिक मतभेद हमेशा रहेंगे, फिर भी लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हमें साथ चलना होगा। आप कांग्रेस पार्टी की जितनी चाहे आलोचना करें, हम उसे खुशी के साथ स्वीकार करेंगे। हम आपको खुश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी भूमिका आपसे बिल्कुल अलग है। ये बात मैं अहंकार में नहीं कह रहा हूं। हमारा मुख्य काम आप सबको प्यार और स्नेह के साथ जोड़ना है। मैं साल 2004 से कांग्रेस का सांसद हूं। हमारी पार्टी बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग तरह से बनी है। ये पार्टी तब बनी थी जब आधुनिक भारत का कोई ढांचा नहीं था। ये कोई सरकारी संरक्षण से नहीं बनी, बल्कि एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी। हम आरएसएस की विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ हैं। कांग्रेस में रहने वाले लोग आरएसएस के सामने झुकने के बजाय अपना सिर कट लेना पसंद करेंगे। मुझे पता है कि लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हैं। मुझे कहते हुए दुख है कि इस गठबंधन में थोड़ी उलझन है। टीएमसी, आरजेडी और सपा जैसे दल अभी भी उन पुराने तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं। वो तरीके तब काम करते थे जब देश में चुनाव का मैदान निष्पक्ष होता था। अब भाजपा का कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसियों और चुनाव आयोग पर पूरा कंट्रोल है। मेरे कई दोस्त टीएमसी में हैं जो मानते थे कि बंगाल में चुनाव जीत रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। मैंने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है कि क्या हो रहा है। कांग्रेस एक प्रतिरोध करने वाली पार्टी है। हम सरकार के तंत्र के मोहताज नहीं। संस्थाओं को जितना दबाया जाएगा, कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए उतना ही मजबूती से लड़ेगी। हम सब सत्य, अहिंसा और करुणा में विश्वास रखते हैं। मेरा आप लोगों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं। मैं पागल नहीं हूं कि अपने ही दोस्तों से लड़ूं। आप लोग हमारी बात समझें। हमने साल 2024 का चुनाव जीता था, हम हारे नहीं थे। नीतीश जी क्यों गए, ये मेरी या कांग्रेस की वजह से नहीं था। भाजपा और आरएसएस का सरकारी तंत्र पर शिकंजा इतना कस गया है कि भविष्य में सब कुछ और भी मुश्किल होगा। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि जब गांधी जी ने आजादी की बात की तो हम एक राजनीतिक दल से प्रतिरोध आंदोलन बन गए। अब हमें फिर से उसी प्रतिरोध की जरूरत है। आपको किसी सरकारी मशीनरी या जासूसों की जरूरत नहीं है। बस एक ही सोच रखिए कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। ये एक भावना है, एक सोच है। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है और ना ही मीडिया को मौका देना है। अगला चुनाव जीतना हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, वो हम पहले ही जीत चुके हैं। जनता में बहुत गुस्सा है। असली समस्या भाजपा द्वारा सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करना है। हमें हर हाल में प्रतिरोध करना होगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक प्रतिरोध था, वैसे ही हमें अब आगे बढ़ना है। मैं हर अपमान सहने के लिए तैयार हूं ताकि हम सब मिलकर सफल हो सकें। ममता जी, उद्धव जी और तेजस्वी को लगता है कि चुनाव चोरी हुए हैं, तो सुन लीजिए, चुनाव वाकई चोरी हो रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सब ठीक है। सोशल मीडिया और प्रेस का भी यही हाल है। मेरे यूट्यूब पर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फिर भी मेरा अकाउंट दबाया जा रहा है। मीडिया, कानूनी तंत्र और सारी एजेंसियां सरकार को बचाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि इसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। इतिहास गवाह है, यह दमन ज्यादा दिन नहीं चलता। एक बात और, ये सोचना छोड़ दें कि हम साथ नहीं हैं। ये सब भाजपा और उसके मीडिया का प्रचार है। मैं डीएमके और बाकी साथियों के लिए भरोसा दिलाता हूं कि देश बचाने के लिए हम सब साथ हैं। हमारी चर्चाओं में अक्सर निराशा दिखती है। लोग सोचते हैं कि भाजपा को कैसे हराएंगे। मैं कहता हूं, अगर हम साथ खड़े रहें और प्रतिरोध करें तो उन्हें हराना बहुत आसान है। पिछले चुनाव में कमरे में मेरे अलावा किसी को विश्वास नहीं था कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। अब सबको ये विश्वास रखना होगा। मैं गारंटी देता हूं कि राज्य दर राज्य, चाहे वो चोरी करें या ना करें, भाजपा गिरेगी। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर यूपी में भी बंगाल, बिहार जैसी धांधली हुई तो भविष्य में चुनाव ही नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बंगाल और बिहार के चुनाव लूटकर बेईमानी की। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही लूट हुई तो आगे चुनाव कभी नहीं हो पाएंगे। यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर ऐसी लोकसभा सीटें बनाना चाहती है जहां विपक्ष न जीत सके।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में धरने के दौरान दिए गए भाषण में उन्होंने सांप्रदायिक भी टिप्पणी की थी। ये शिकायत एडवोकेट रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह की ओर से दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। आरोप है कि ममता बनर्जी ने धरना मंच से ऐसा बयान दिया जिसमें सांप्रदायिक भावनाएं प्रभावित हुई और माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी ममता बनर्जी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिससे उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और भड़काऊ बयान देने जैसे आरोप लगाए गए थे। उस मामले के बाद अब ये दूसरी बड़ी कानूनी कार्रवाई है। टीएमसी के दो गुटों में बंटने के बाद अब असली और नकली पार्टी की जंग शुरू होने वाली है। बागी गुट ने ऐलान कर दिया है कि उनका गुट ही असली तृणमूल कांग्रेस है और इसी मांग को लेकर सभी बागी सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। बागी सांसदों में से एक जगदीश चंद्र बसुनिया ने दावा किया कि लोकसभा में वास्तविक समर्थन उनके साथ है, इसलिए उन्हें ही असली टीएमसी के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। हालांकि स्पीकर से मुलाकात का समय अभी तय नहीं हुआ, लेकिन सभी की नजरें अब इस मुलाकात पर टिक गई हैं कि क्या सांसद विधायक जाने के बाद अब ममता के हाथ से टीएमसी का नाम भी चला जाएगा। कोलकाता के अलीपुर इलाके में आग लगने से करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। ये मशीन एक सरकारी इमारत की 9वीं मंजिल पर रखी थी। इसी इमारत में जिला परिषद और कई सरकारी दफ्तर भी चलते हैं। बताया जा रहा है कि आग पहले तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल सुरक्षित रही। वहीं आग 8वीं और 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। इसी वजह से अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। फायर मंत्री कौशिक चौधरी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आग लगने का तरीका सामान्य नहीं लगता। साथ ही ये भी सामने आया कि दमकल विभाग को सूचना देर से मिली थी। इन ईवीएम का इस्तेमाल हालिया विधानसभा चुनाव में हुआ था। ये मशीनें कोलकाता, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना की कई सीटों से जुड़ी बताई जा रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से नमूने जुटाए हैं। अब लैब रिपोर्ट से साफ होगा कि आग हादसा थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। उधर इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। अब पार्टी का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का चलना गंभीर मामला है। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी अहम मशीनें आग से कैसे नहीं बच सकी। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। ओमान तट के पास हुए जहाज हमले में 3 भारतीयों की मौत पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताना तो दूर, अब तक शोक भी व्यक्त नहीं किया। इसी चुप्पी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम एक शब्द तक नहीं बोले। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है कि जो एक शब्द बोल पाए। राहुल का कहना है कि अगले हफ्ते में G7 हमारे नागरिकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। राहुल ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है न ताकत है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, लेकिन नटराजन भविष्य में हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी का नामांकन ये कहकर रद्द कर दिया था कि उन्होंने एक लंबित आपराधिक मामले की जानकारी छुपाई। नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि मामले में अभी आरोप तय नहीं हुआ, इसलिए नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी तरह समझौता कर चुका है और ये मामला उसी का उदाहरण है। मई में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.9% पहुंच गई है। अप्रैल में ये 3.5% थी, यानी एक महीने में लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ा। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीजें बनी है। खाद्य महंगाई बढ़कर 4.8% पहुंच गई है। पिछले महीने ये 4.2% थी, यानी रसोई का बजट पहले से ज्यादा प्रभावित हुआ है। अनाज की कीमतों में भी तेजी दिखी है, खासकर चावल के दाम बढ़ने लगे हैं। लंबे समय बाद अनाज की महंगाई फिर सकारात्मक दायरे में पहुंची है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल महंगाई लगातार नीचे आ रही थी, लेकिन नवंबर 2025 के बाद इसमें फिर बढ़ोतरी शुरू हुई। अब ये आरबीआई के 4% लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गई है। सिर्फ खाद्य महंगाई ही नहीं बढ़ी है, कोर महंगाई में भी लगातार तीसरे महीने तेजी दर्ज हुई है। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की कई दूसरी चीजें भी महंगी हो रही हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी प्रगति होती दिख रही है। दोनों देश अब समझौते के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया। उन्होंने कहा कि शुरुआती समझौता पहले से ज्यादा करीब है। साथ ही मीडिया से अटकलों से बचने की अपील भी की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समझौते की पूरी जानकारी समय आने पर दी जाएगी। दिलचस्प बात यह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बयान को साझा किया। इससे संकेत मिले कि दोनों पक्ष बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया ने समझौते का संभावित मसौदा सामने रखा। इसके मुताबिक ईरान के 24 अरब डॉलर के रुके हुए फंड जारी हो सकते हैं। यह प्रक्रिया अंतिम बातचीत के 60 दिनों के दौरान चल सकती है। मसौदे में सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकने की बात भी कही गई है। इसमें लेबनान का जिक्र भी शामिल बताया गया है। यही नहीं, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी रोक हट सकती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य भी 30 दिनों के भीतर पूरी तरह खुल सकता है। इसके साथ ही ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार पर लगी पाबंदियों में राहत मिल सकती है। वहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। कुल मिलाकर लंबे तनाव के बाद अब समझौते की उम्मीदें बढ़ी हैं। स्पेस एक्स की लिस्टिंग के बाद एलन मस्क ट्रिलियनेयर बन गए हैं। दरअसल स्पेसएक्स की शेयर बाजार में एंट्री ऐतिहासिक रही। पहले ही दिन शेयर 11% चढ़ गए। इसके साथ ही एलन मस्क ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। स्पेस एक्स के आईपीओ ने 75 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए। इसे इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। इसी के बाद मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। कंपनी की लिस्टिंग को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह था। कई हफ्तों से बाजार की नजर इसी पर टिकी थी। आखिरकार न्यूयॉर्क के नैस्डैक एक्सचेंज पर इसकी धमाकेदार शुरुआत हुई। इस मौके पर मस्क ने अपने बड़े सपने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्पेस एक्स इंसानों को चांद तक ले जाना चाहता है। इसके बाद लक्ष्य मंगल ग्रह तक पहुंचाना है। मस्क ने भरोसा जताया कि उनकी टीम ये सपना पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में इंसान पृथ्वी से आगे भी सफर तय कर सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.